युवाओं के प्रति सोच ही किसी भी राष्ट्र के भविष्य के निर्माण को तय करती है। युवाओं के प्रति सकारात्मक सोच जहां राष्ट्र निर्माण को हवा देते हैं, वहीं नकारात्मक नजरिया युवा ही नहीं राष्ट्र के विनाश को बुलावा देते हैं। दोस्तों, यह बात जो स्वामी विवेकानंद ने कभी सैकड़ों वर्षों पहले कही थी, आज वो सटीक बैठती है नेपाल में हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नेपाल में जेन जेड यानी कि 18 से 20 साल की उम्र के युवाओं का प्रोटेस्ट किसी से छुपा हुआ नहीं है। दोस्तों, नेपाल में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू राणा को घर में घुसकर पीटा और उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया। दोस्तों, पीएम केपी शर्मा यानी ओली ने इस्तीफा दे दिया है और वह दुबई में भागने की भी तैयारी कर रहे हैं और अब तक 22 की मौत और 400 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि आखिर वह युवा जो देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकता है, वह राष्ट्र के विध्वंस के लिए क्यों उतारू हो गया? नेपाल में क्यों बढ़ गई हिंसा? क्या सोशल मीडिया पर बैन इसका कारण है या कुछ कोई और बड़ा कारण है जो केवल सोशल मीडिया पर बैन को केवल मोहरा बना रहा है? दोस्तों, आपको बता दें कि संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, पीएम निवास, गृह मंत्री आवास, केंद्रीय प्रशासनिक इमारतें, कोई भी ऐसी चीज नहीं रही जो कि युवाओं के गुस्से का सबर बांध है वो झेल पाए। दोस्तों, आपको बता दें कि जो भी कारण रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया तो इतने भयानक उग्र प्रदर्शन का कारण नहीं हो सकता। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर यह आंदोलन भड़का तो भड़का क्यों? क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन करने के चलते युवा उग्र हो गए हैं या फिर उसके पीछे के कुछ कारण और भी हैं? तो दोस्तों, आज हम वो कारण जानेंगे जिनकी वजह से नेपाल में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। दोस्तों, पहला कारण तो है वहां के युवाओं में यह विचार घर कर जाना कि नेताओं के बच्चों के ऐश और हम पर बैन। दोस्तों, नेपाल में जनरेशन जेड यानी साल 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए युवाओं में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर निराशा है। जेन जी की निराशा को गुस्से में बदलने का काम भाई भतीजावाद, चैतों की कुर्सी पर बैठाने, नेताओं के बच्चों की विदेश यात्राएं, शानो शौकत की पार्टियां और ब्रांडेड सामान यूज करने की सोशल मीडिया पर चर्चा ने किया। इसका असर यह हुआ कि नेपाल ने इंडोनेशिया और फलस्तीन का नेपो बेबी कैंपेन ट्रेंड करने लगा। जब सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया तो युवाओं ने इस अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाना माना। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें, कुछ ही समय में 3 बड़े घोटाले होना युवाओं की सबसे बड़ी नाराजगी का सबसे बड़ा कारण रहा। नेपाल में 4 साल के भीतर 3 बड़े घोटालों ने युवाओं में सरकार के प्रति गुस्सा, रोष और असंतोष पैदा कर दिया। अब आपको बता दें कौन कौन से बड़े घोटाले। 2021 में 54,600 करोड़ रुपए का गिरी बंधु भूमि स्वैप घोटाला, 2023 का 13,600 करोड़ का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला, 2024 में 69,600 करोड़ रुपए का कोऑपरेटिव घोटाला। इन घोटालों से युवाओं में सरकार के प्रति नाराजगी और असंतोष चरम सीमा पर पहुंच गया। जब सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की तो यह आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। इसके बाद सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले लोग और भी मुखर होकर सामने आए। ऐसे में सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया तो सरकार के खिलाफ लिखने बोलने वालों ने चिंगारी में घी डालने का काम किया। अब तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वह बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली। तो आपको दोस्तों बता दें, नेपाल में भ्रष्टाचार के साथ साथ बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली भी एक गंभीर समस्या बन गया है और जो वह समस्या आज युवाओं के उग्र आक्रोश के रूप में फूट पड़ा। 2019 में जहां बेरोजगारी दर 10.39% वो बढ़कर 10.71% हो गई।
इसी तरह 2019 में 4.6 की महंगाई दर थी जो 5.2% हो गई। नेपाल में आर्थिक असमानता लगातार बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी यदि हम 2024 में देखें तो 20% से ज्यादा ऊपर पहुंच चुकी है। दोस्तों केवल 20% लोगों के पास ही देश की कुल संपत्ति का 56% है और यह दर्शाता है कि देश में, नेपाल में भ्रष्टाचार और आर्थिक नीतियों के कारण समाज का एक बड़ा हिस्सा हाशिए पर चला गया है। दोस्तों इसके अलावा सियासी अस्थिरता भी नेपाल में जन आक्रोश का कारण बना हुआ है। 5 साल में 3 सरकारें नेपाल में जुलाई 2021 से लेकर अब तक, यानी 5 साल में 3 सरकारें बनी और गई। जुलाई 2021 में शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बने। उसके बाद दिसंबर 2022 में पुष्प कमल दहल प्रचंड ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। जुलाई 2024 में केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने। इससे स्पष्ट होता है कि नेपाल में राजनीतिक स्थिरता की भारी कमी है, जिसका सीधा असर आर्थिक और सामाजिक विकास पर पड़ा और उसका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा बेरोजगारी पर, लोगों के रोजगार पर, और उसकी वजह से आक्रोशित युवाओं ने यह कदम उठाया। विदेशी दखल से नेपाल सिर्फ मोहरा बनकर रह गया। जुलाई 2024 में जब केपी शर्मा ओली सत्ता में आए तो देखा गया कि उसका चीन की ओर झुकाव बढ़ा, जबकि उनसे पहले की सरकारों ने अमेरिकी प्रभाव में फैसले लिए। भारत की नीतियों को ध्यान में रखकर फैसले नहीं लिए गए। राजनीतिक उठापटक और सोशल मीडिया बैन के बीच सिर्फ चीनी ऐप टिकटॉक चलता रहा। ऐसे में युवाओं को लगा कि बड़े देशों में के दबाव में आकर नेपाल एक मोहरा बनकर रह गया है, या नेपाल का इस्तेमाल एक मोहरे की तरह किया जाने लगा है। जो सबसे बड़ा कारण और वो रहा है भारत से बढ़ती दूरी। केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल ने लिपुलेख दर्रे को अपने नक्शे में दिखाया, जिससे भारत के साथ संबंधों में तनाव आ गया, खटास आ गया। चीन से बढ़ती नजदीकी के कारण भी भारत के साथ संबंध प्रभावित हुए। इन तनावपूर्ण संबंधों का सीधा असर नेपाल की अर्थव्यवस्था पर पड़ा, जिससे आर्थिक दबाव बढ़ा और युवाओं में बेचैनी भी बढ़ गई। इसके अलावा दोस्तों यदि हम देखना चाहें कि किस वजह से युवाओं में असंतोष फैला, तो जानते हैं दोस्तों मेन प्रमुख 7 वजहें क्या रही। दोस्तों पहला तो है सोशल मीडिया पर बैन। दोस्तों सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बैन कर दिया। इससे युवाओं की कमाई पर भी असर पड़ा। 4 साल में 3 घोटाले, जैसा कि हमने बात किया, गिरिबंधु भूमि स्वैप घोटाला 2021 में, ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला 2023 में और कोऑपरेटिव घोटाला 2024 में। दोस्तों इसके अलावा सियासी अस्थिरता, 5 साल में 3 प्रधानमंत्री और उनकी अलग अलग नीतियां भी युवाओं में जो आक्रोश और असंतोष का कारण बनी। बेरोजगारी और असमानता, बेरोजगारी दर 10% से ज्यादा और 20 लोगों के पास आधी से ज्यादा संपत्ति का होना भी युवाओं में आक्रोश का कारण बना। विदेशी दबाव, कभी अमेरिका कभी चीन का दबाव, बैन के बीच सिर्फ टिकटॉक चालू होना। दोस्तों आपको बता दें कि कभी अमेरिका ने इसे यूज किया, कभी चीन ने किया, कभी इस पग में कभी उस पग में, बंधता ही रहा नेपाल। दोस्तों इसके अलावा जो कारण रहे वह है भारत से दूरी, लिपुलेख विवाद और चीन से नजदीकी, रिश्ते बिगड़ने से आर्थिक दबाव पड़ा। इससे युवाओं में जो है बेचैनी आई और सबसे बड़ा एक कारण हो रहा भाई भतीजावाद, जिसे नेपोटिज्म कहा जाता है। नेताओं ने रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण पद दिए और इसके चलते क्या हुआ कि युवाओं में अपने बच्चों की विदेशी यात्राएं, महंगे ब्रांड यूज करने और पार्टियों से भी युवा नाराज, और उनको लगा कि आम युवाओं को हाशिए पर धकेला जा रहा है और पूरे देश में युवाओं को कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इन सब के चलते बेबस, लाचार और परेशान युवाओं ने जेड ने आक्रोश का तरीका अपनाया और उसका अंजाम हम देख रहे हैं। दोस्तों पड़ोस में जब आग लगती है तो खुद को संभलने की जरूरत है। दोस्तों ये सबक कहीं ना कहीं भारत के लिए भी है, क्योंकि वहां की आंच भारत तक भी आ सकती है, क्योंकि हमारे भारत के कई स्टेट,
कई राज्य नेपाल की सीमा से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों संभलना हमें भी जरूरी है, क्योंकि वहां की आग, वहां की लपटें पड़ोस की भी जला सकती है। तो दोस्तों हमें संभलने की जरूरत है और हमें यह देखना है कि क्या हम भी कभी कहीं युवाओं के आक्रोश या असंतोष का कारण तो नहीं बन रहे हैं। दोस्तों आप क्या सोच रहे हैं? आपकी सोच भी हमारे लिए उतना ही महत्व रखती है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या इससे हमें सबक लेने की जरूरत है? धन्यवाद दोस्तों।